आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो है जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ा था। एक रिएक्शन की मदद से हमने समझा था, एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने समझा था, जिसमें हमने एक बर्नर का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे उसमें छोटा छोटा कोयला डाल करके हमने समझा था कि कैसे इक्विलिब्रियम पे अचीव किया जाता है। स्टार्टिंग में कोयला धीरे धीरे आग पकड़ता है, फिर पूरा एक साथ जब पकड़ लेता है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को मिलते रहता है टाइम टू टाइम। तो वो इक्विलिब्रियम हमने समझा था अच्छी तरह से। आज हम उसको एक क्या बोल सकते हैं, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है ना, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली समझने का ट्राई किया है। अभी हम उसको एक फॉर्मूला के तौर पे या फिर उसको एक टर्म के तौर पर अभी हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि कैसे होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आगे हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला कैसे जाता है। पहले समझते हैं कि एक रिएक्शन का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। लेट देयर बी हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड इक्वेशन लेते हैं जो कि है ए बी सी सी एंड डी, जो कि सारा गैसियस फॉर्म है। ये जी का मतलब होता है सारा गैसियस फॉर्म है फिलहाल। चलिए, तो यहाँ क्या लिखा है, एट टी इज इक्वल टू 0, जब स्टार्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, सी ए है, कंसेंट्रेशन ऑफ बी कितना है, सी बी है। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा है ना। और आपको पता है कि अब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है उस टाइम तो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बना होगा ना। अगर हम कोई कंटेनर में एक रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट जीरो रहता है। तो इनिशियली प्रोडक्ट जीरो है, इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं है। एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, एट टी इज इक्वल टू एट फिक्स एक टाइम पे, कोई भी टाइम पे 2 सेकेंड 4 सेकेंड या टी नॉट कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है वो सी ए डैश है, सी बी डैश है और सी सी और सी डी है। ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं कि कंसेंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू टी नॉट पे सी ए है, सी ए डैश, सी बी डैश और सी सी और सी डी है, ये कंसेंट्रेशन है। चलिए इसको फिलहाल मान लेते हैं। आगे चलिए एक ग्राफ है यहाँ पे लिए, ग्राफ से समझते हैं हम लोग। तो इनिशियली क्या था, सी ए का कंसेंट्रेशन, ए का कंसेंट्रेशन इतना था और ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन 0 था। ठीक है ना, प्रोडक्ट 0 बना हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ते गया। आपको पता है ना, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट धीरे धीरे कमते जाएगा। अब आप एक सिलेंडर में गैस लीजिएगा, ठीक है ना, सिलेंडर में गैस लिए, अब इसको ऐसे करके यहाँ जला रहे हैं अगर, तो धीरे धीरे गैस कमते जाएगा और यहाँ पे आग बढ़ते जाएगा। अगर आप बढ़ा मतलब खाना आपका बनते जाएगा और गैस धीरे धीरे कमते जाता है, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम रहा है और ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये रेट हम बता रहे हैं फिलहाल, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, जितना कंसेंट्रेशन है। तो जैसे जैसे ही रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कमते जा रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट कमते जा रहा है तो उसका रेट भी कमते जा रहा है। और एक ऐसा, और प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है उसका रेट भी बढ़ते जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आता है ना जब दोनों का कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ जो दोनों का रेट है वो सेम हो जाता है। मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हो गया हमारा, क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम का कंडीशन, जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड में जो रेट है वो बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाता है। मतलब जो रेट फॉरवर्ड में है, अब इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर लेते हैं, इसमें सपोज बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। ऐसे करके इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स। चलिए अब सपोज कि पर सेकेंड, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ ये सारा रिएक्टेंट है, इनिशियली ये सारा रिएक्टेंट है, पर सेकेंड क्या है, दो दो मॉलिक्यूल को मतलब रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, 2 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं कि 1 सेकेंड में कितना रिएक्ट, एक सेकेंड में 2 बन जाएगा, मतलब कि 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो 2 मिटा देते हैं। ठीक है, और 2 प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। येलो वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिएक्टेंट है, ये जो रेड वाला है ये रिएक्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। तो अगले सेकंड क्या होगा, ये 2 से 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद 2 प्रोडक्ट बन गया।
अगले सेकंड फिर से 2 रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और फिर से 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। अगले सेकंड फिर से होगा, 2 रिएक्टेंट बन जाएगा और फिर से 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। अगले सेकंड फिर से होगा कि 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बन गया। चलिए ऐसे होते जा रहा है। अगले सेकंड फिर से ले लेते हैं कि फिर से 2 प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, टोटल अब कितना बन गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और ये रिएक्टेंट कितना बचा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि एट टी सपोज कुछ भी 10 सेकंड के बाद है, सब कितना सेकंड हुआ, 2 2 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद क्या हुआ, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद रिएक्टेंट कितना बचा, रिएक्टेंट बचा 10 मोलिक्यूल्स और प्रोडक्ट बचा 10 मोलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट था और फाइनली प्रोडक्ट 10 मोलिक्यूल बन गया और 10 मोलिक्यूल रिएक्टेंट बचा। तो अब इस टाइम पे हम कह सकते हैं ना कि दोनों का रेट अब सेम हो गया है, कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है। अब एक टाइम ऐसा मान लेते हैं, इस टाइम पे 5 सेकंड पे अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों इक्वल हो गया है। दोनों का रेट इक्वल हो गया। तो इसी रेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दोनों सेम हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। इसको एक नहीं 2 बार आप देख लीजिए रिपीट करके, आप अच्छे से इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए ये ग्राफ में क्या है कि रेट जो है वो इक्विलिब्रियम पे दोनों का सेम हो जाता है। एक का रेट धीरे धीरे कमता है, एक का रेट धीरे धीरे बढ़ जाता है और एक टाइम आता है जब दोनों का कांस्टेंट होता है और वो इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा वो हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल हजारों साल के लिए छोड़ दीजिए, वो हमेशा का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसी रेट पे वो चलते रहेगा। अब चलिए इसको फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं ना, अभी तक सिर्फ हमने प्रैक्टिकली समझा है, तो चलिए फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम भी हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था, KF इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पावर A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B के पावर B। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना कि रेट कैसे निकाला जाता है। और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, KB के बैकवर्ड इक्विलिब्रियम है। ये कांस्टेंट हमने जो पढ़ा था कि हमने वहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिया था, जो कि उसका वैल्यू हम लोग को जानने का भी ज़रूरत है नहीं, वो सिर्फ इसका मतलब एक कोई भी कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने फिलहाल लिया था। और यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल C टू द पावर स्मॉल c और यहाँ पे कैपिटल D टू द पावर स्मॉल d। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पे कंडीशन कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, KF बाई KB, ये किसके बराबर हो जाएगा, C के पावर स्मॉल c और D के पावर स्मॉल d, और नीचे क्या आ जाएगा, A के पावर स्मॉल a और B के पावर स्मॉल b। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो KF बाई KB है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे KF बाई KB, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको KC कहते हैं। ठीक है ना, इसको अच्छे से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो टर्म है KF बाई KB, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, KF बाई KB इज इक्वल टू KC, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी अगर आपको कोई बोला जाए एक रिएक्शन दे दे, ठीक है, चलिए एक सिंपल सा रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ये हो गया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ऐसे करके एक रिएक्शन है। एट इनिशियल एट T इज इक्वल टू 0, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम, चलिए आपको इक्विलिब्रियम का भी कंडीशन दे दिया गया है
ये 0.4 मोल है, ये भी 0.4 मोल है, और ये कितना है 0.6 मोल है। ठीक है ना, देख लीजिए सब कुछ है ना, बैलेंस है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, अब आपको इसका बोल दिया फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एरो कभी भी अभी अब ये नहीं देना है, एरो हमेशा ऐसे देना है, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए फाइंड करते हैं, क्या हमने पढ़ा था, के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के बी। के एफ क्या होता है, के फॉरवर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोसियोमेट्रिक टर्म। तो इसका कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना है, 0.4 है H2 का, तो ये हो गया 0.4। इसका पावर कितना देना है, यहाँ पे 1 है ना, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। Cl2 क्लोरीन का कितना है कंसेंट्रेशन, 0.4। इक्विलिब्रियम पे चेक करना, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले तो सिर्फ इक्विलिब्रियम, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टोसियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0. इसका कंसेंट्रेशन कितना है प्रोडक्ट का 0.6, और इसका पावर कितना होगा 2। तो सिंपल यही, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने बोला गया तो यही आपको निकालना है, के एफ बाई के बी। तो के सी कितना हो गया 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.036 इज इक्वल टू 0.16 डिवाइडेड बाई 0.036, सॉरी 0.36। ठीक है, तो यही हो गया आपका। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, के सी इज इक्वल टू 8/18 इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, ये हो गया आपका के सी। ठीक है, ये हो गया आपका के सी। तो यही आपका सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम को कंडीशन देखना है। अगर इक्विलिब्रियम का आपको कंसंट्रेशन नहीं दिया तो आप किसी भी तरीके से, आपको क्वेश्चन में इतना हिंट दिया रहेगा कि आप इक्विलिब्रियम पे कोई ना कोई कंडीशन आप निकाल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन आपको निकालने के लिए कोई ना कोई मेथड जरूर वहाँ पे दिया रहेगा। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यही आपको चैप्टर्स में आगे आगे अलग अलग कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू देखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा अगर हम दोगुना कर दे, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दोगुना कर दे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सब बहुत तरह का चीज़ है जो कि अभी आप लोग को आगे प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आगे पढ़ना होगा। तो फिलहाल हमने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ समझा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और बेहतर तरीके से हमने समझा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे एक्चुअली होता क्या है। इक्विलिब्रियम हमने बहुत बार सुना इक्विलिब्रियम, लेकिन वहाँ पे होता क्या है रियलिटी में, वो हमने यहाँ पे और अच्छे से विजुअलाइज किया है। और आगे के लेक्चर्स में हम और देखेंगे कि कैसे कैसे इसको, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या क्या होता है, कैसे चेंज हो सकता है, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में आगे का टॉपिक्स